हेलो गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स जो हमारे पास है उसका अगला लेक्चर। क्या हम देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर? आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैं ये कहना चाहूंगा काफी लंबा गैप हो गया था, त्योहार व्योहार संडे वगैरह मिला के, है ना। तो आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, क्योंकि लास्ट क्लास फ्राइडे को हुई थी केमिस्ट्री की। तो एक बार रिवाइज कर लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है। इस चैप्टर को एक बार प्लीज रिवाइज कर लो, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज रिवाइज कर लो। 5 से 7 मिनट लगेंगे, पन्ने पलटा लो जीरो ऑर्डर में कैसे कैसे किया था, फिर मैं फर्स्ट ऑर्डर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, यस। तो आज हमारा जो काम है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हमने जीरो ऑर्डर किया था, आप लोग जीरो ऑर्डर के नोट सामने खोल लो और फर्स्ट ऑर्डर को देखते रहो, आपको कंपेयर करते रहो। सेम है, डिट्टो कट कॉपी पेस्ट। देखो क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वीडियो ऑन चल रहा है? यस यस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? in first order reaction the rate of reaction is directly proportional to first power of concentration of reactant। सुनते रहो क्या होता है, आराम से समझ में आएगा। बहुत आसान टॉपिक है, बराबर है। यस। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मान लो हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, और उस रिएक्टेंट से हम क्या बनाने जा रहे हैं? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट है हमारे पास NR और प्रोडक्ट बन रहा है P। NR हमारे पास रिएक्टेंट है, उससे MP बन रहा होगा कुछ। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है? आपको पता है ना रेट लॉ एक्सप्रेशन। यस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात करूं, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और ऑर्डर उसकी पावर में चला जाता है, तो आ जाएगा R टू द पावर n। और जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 0 होती थी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। वेरी गुड बेटा। फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा बेटा? फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा? n की वैल्यू क्या होगी? 1। तो n की वैल्यू 1 होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू में K R टू द पावर 1। यस, हाँ या ना? R टू द पावर 1। अब ये 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये हो गया R टू द पावर 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K R। क्या यहां तक कोई डाउट है? नहीं। जो जीरो ऑर्डर था उस जीरो ऑर्डर में आप देखो कि यहाँ पे R टू दी पावर 0 आ गया था और ये 1 हो गया था, तो रेट ऑफ रिएक्शन K के बराबर था। पर बेटा फर्स्ट ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? R पे डिपेंड कर रहा है। जीरो ऑर्डर, ध्यान से देखो, जीरो ऑर्डर इंडिपेंडेंट था रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, हाँ या ना? पर फर्स्ट ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सामने सामने है ना। तो हम ये लिख सकते हैं, और वी कैन से दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये क्या है? कंसंट्रेशन। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या कोई डाउट है बेटा? अगर ये जीरो ऑर्डर था तो जीरो ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन R पे डिपेंड नहीं कर रहा था। वो आपसे कहेगा जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, उसका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 5 गुना बढ़ा दिया, 5 गुना कम कर दिया, 2 गुना बढ़ा दिया, 2 गुना कम कर दिया,
क्या फर्क पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे? तो जीरो ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। वो कहेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मैं बढ़ा दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। इसको मैं घटा दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, घटेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? से यस यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये बढ़ाएगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। आसान है, आसान है, यस आसान है। आगे बेटा इसका ग्राफ आपसे वो बनाने को बोल सकता है। अगर वो आपसे इसका ग्राफ बोले तो आप कैसे बनाओगे बेटा? वो आपसे कहेगा ग्राफ ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आर क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ना। हाँ, तो इनका ग्राफ कैसे बनेगा? वो उसका ग्राफ कांस्टेंट था क्योंकि वो डिपेंड नहीं कर रहा था। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसे जाता है? गुड, वेरी गुड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ क्या जाता है? एक तरफ हो गया हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन और एक तरफ हो गया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसे जाएगा? ऐसा। हाँ या ना? यस। अरे यार भैया ये है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू में के आर। तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो ग्राफ सीधा जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है। समझ गए? यस यस यस, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब यहां से आपसे कोई यूनिट बोल दे, यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या होगी? तो फॉर्मूला क्या आ रहा है? आर ओ आर इज इक्वल टू के आर टू दी पावर 1। तो यहां से के क्या हो जाएगा? आर ओ आर डिवाइड बाय आर। अब इनकी यूनिट, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अरे निकम्मो याद है? हाँ। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? कंसंट्रेशन की यूनिट होगी क्या? बोल लो गोंगो, बोल लो क्या होगी? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, पर लीटर पर लीटर, मोल मोल। तो के क्या आ जाएगा? के की यूनिट आ जाएगी पर सेकेंड। तो याद रखना फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? पर सेकेंड। ये वाला पोर्शन तो मैंने पहले भी बता रखा है। क्या आपको फर्स्ट ऑर्डर का इतना पार्ट समझ में आया? अरे इतना पार्ट समझ में आया आपको फर्स्ट ऑर्डर का? पहले ये नोट करो पूरा, उसके नीचे ये करना है ना। क्या आपको ये समझ में आया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? रिएक्टेंट की पावर 1 होगी, बराबर है। यस 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 यस। सेकंड ऑर्डर क्या होगा? रिएक्टेंट की पावर 2 होगी। खत्म। ये हो गया हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये हो गया पहला ग्राफ और ये हो गया ऐसा। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। नहीं? कैसे बोलोगे? नोट कर लो, शाबाश। ओके सो बेटा अगला हम बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। जैसे हमने जीरो ऑर्डर की बात करी थी ना, वैसे ही सेम है बेटा, बिल्कुल सेम है। अगर आप लोग अपना थोड़ा सा दिमाग लगा लेते, जो कि आपके पास नहीं है, तो आप लोग देखते कि आपको ये आता है, आपको ये आता है। देखो ओके देखो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगला जो हमारे पास यहां से टॉपिक है वो ये है इंटीग्रेटेड। जैसे हमने जीरो ऑर्डर के लिए इक्वेशन क्या निकाली थी? आर नॉट माइनस आर टी इज इक्वल टू के टी। वैसे ही हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर। इनका डाल लूं मैं? यस यस यस, थैंक यू। और पढ़ाई लिखाई चल रही, तैयारी हो रही है टेस्ट की। संडे को टेस्ट है फिजिक्स का 1 to 5। भैया 5 तो हमारा नहीं हुआ है। हाँ जितना हुआ है उतना आएगा, बराबर है ना? यस
तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं क्या इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन है। देखो वी नो दैट रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ओके तो अगर मैं इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूं तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू में आर टू दी पावर के आर टू दी पावर एन, एंड फॉर जीरो ऑर्डर एन की वैल्यू 1 हो जाती है। फॉर जीरो ऑर्डर सेम बात जो मैंने अभी पहले लिखवाई थी, फॉर जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के आर टू दी पावर 1, आर आ जाएगा एन की पावर 1 हो जाएगी, 1 हो गया, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया 1। सेम देखो जीरो ऑर्डर में भी यही किया है, जीरो ऑर्डर में भी यही किया है। अब वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी, माइनस डी आर बाई डी टी होता है कि नहीं होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, हाँ या ना सेकेंड। ये हो गया आर ओ आर का एक फॉर्मूला, ये हो गया आर ओ आर का एक फॉर्मूला, ये हो गया, सबसे पहली क्लास में करवाया था केमिकल काइनेटिक्स के। तो आर ओ आर का एक फॉर्मूला ये हो गया, आर ओ आर का एक फॉर्मूला ये हो गया। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 कंपेयर करूंगा तो इसको इसके बराबर रख सकता हूं। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अब मैं ये बराबर कर दिया ना इन दोनों को, आर वालों को एक तरफ ला रहा हूं और टी को एक तरफ भेज रहा हूं। मैं एक तरफ आर आर वाले ला रहा हूं तो ये क्या आ जाएगा, माइनस डी आर बाई डी टी, सॉरी डी आर, माइनस डी आर बाय, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस डी आर बाय आर इज इक्वल्स टू में के डी टी। ये डी टी ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, या आर नीचे आ गया। अबे तुम बायोलॉजी वाले भी होंगे, तुम्हारा भरोसा नहीं है, ये मत कहना आर से आर काट दो, आर से आर ऐसे थोड़ी कट जाएगा यार, ये ऐसा है, ये क्या, ये ऐसे है, dx अपॉन में x, dx अपॉन में x, हाँ या ना, यस। अब बेटा सुनो, यहां पे ध्यान सुनना, यहां पे थोड़ा ध्यान सुनना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस डी आर बाई डी आर बाई आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी टी। अब ये टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट, और समय के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, घटेगी। इनिशियल कंसंट्रेशन, रिएक्शन कहां से शुरू हुई थी, जब टाइम जीरो था, तो जब टाइम जीरो था तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आर नॉट थी। अब जब टी टाइम हो गया तो रिएक्टेंट घटता जा रहा है, तो टी टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो गई आर टी इज रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो कोई आपसे कहे यहां पे आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी इज इक्वल टू 0, और आर टी क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी सेकेंड या टी टाइम, सेकेंड मिनट आर, हमें क्या पता क्या है यार, साफ दिख रहा है नीचे लिखा हुआ, यस थोड़ा बहुत तो साफ ही है, अरे बाकी मैंने बोल तो दिया, यस। अब ये इंटीग्रेट कर रहे हैं, बराबर है, यस 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 यस, क्लियर है, यस। अब यहां पे क्या है, माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डी आर बाय, ऐसे लिख दूं इसको मैं, 1 बाय आर इंटू डी आर, अरे 1 बाय आर पहले लिख दिया, डी आर बाद में लिख दिया, और इनिशियल आर नॉट और फाइनल आर टी इज इक्वल्स टू के इंटीग्रेशन
के बाहर आ गया, के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और ये क्या बचेगा dt, यहाँ 0 यहाँ t। अब बेटा एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि इंटीग्रेशन सॉरी इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डॉट डी एक्स का 1 अपॉन एक्स डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है। क्या होता है? log x, log x, log x। 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1 अपॉन आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा? log r, log r। अरे यार आसान है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत करो, बहुत सिंपल है, बेसिक मैथ लग रही है यार, तुम्हारे लिए बेसिक मैथ नहीं है। तो मैं क्या जा रहा हूं माइनस, तो ये क्या आ जाएगा log r, ये log r आया। अब अपर लिमिट लगेगी यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? अपर लिमिट आर टी लोअर लिमिट आर नॉट, अपर लिमिट आर टी लोअर लिमिट आर नॉट इज इक्वल्स टू में के। अब dt का इंटीग्रेशन t होगा, है ना t। अब यहाँ पे टाइम्स और यहाँ पे 0, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब ये r की जगह एक बार अपर लिमिट रखेंगे और ये r की जगह एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस का log, ये log बेस e है, ये log बेस e है, log बेस 10 नहीं है ये, है ना, कन्वर्ट करेंगे इसको अभी। log rt, एक बार r की जगह अपर लिमिट रखी, माइनस log r नॉट एक बार लोअर लिमिट रखी, इज इक्वल्स टू k, एक बार t की जगह अपर लिमिट माइनस t की जगह लोअर लिमिट, बराबर है। ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आ जाएगा? अरे इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आ जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log r नॉट पहले आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? log r नॉट माइनस, ये माइनस हो जाएगा, log r t इज इक्वल्स टू के टी। ये हो गया? अरे हाँ या ना, log r नॉट पहले आ जाएगा माइनस log r t। अब सुन, दोनों ध्यान से सुनो मेरी बात बेटा, यहां से कई इक्वेशंस बन सकती है, यहां से कई इक्वेशंस बन सकती है। देखो अब ध्यान से सुनते रहना, देखो ये आपको समझ में आ गया कि ये आ गया, ये आपको समझ में आ गया कि ये आ गया log r नॉट माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस log r t इज इक्वल्स टू के टी। क्या ये आपको बात समझ में आ गई? इज इक्वल्स टू के टी, क्या ये बात आपके पल्ले पड़ रही है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसके बाद मैं कितनी भी इक्वेशंस बना सकता हूं और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो देखो मेरी बात को ध्यान सुनो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, पहले तो मैं ऐसे कर दूं, इससे पहले तो मैं इससे ऐसे बना दूं, log r t। अरे याद करो जीरो ऑर्डर में क्या था? r नॉट माइनस आर टी इज इक्वल टू के टी था, यहाँ पे log एक्स्ट्रा लगाया, बस क्या लगा? एक्स्ट्रा log, हाँ log r t, उसको इधर भेज रहा हूं, इसको इधर ला रहा हूं, तो क्या आ जाएगा? log r नॉट माइनस के टी। अरे हाँ या ना, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और वो उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यही हो जाएगा। ये होगा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। एक आपको ऐसे भी बोल सकता है वो, अभी बताऊंगा, इन सबका ग्राफ बनाऊंगा, ध्यान सुनना। एक तो ये हो गया, दूसरा 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 ध्यान से, एक तो ये हो गया, दूसरा मैं यहां से क्या करूं? आपको पता है log a माइनस log b क्या होता है? log a माइनस log b क्या होता है? log a माइनस log b क्या होता है? देखो log a माइनस log b क्या होता है? ध्यान से मेरी बात को सुनो, देखो log a माइनस, अच्छा वैसे इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो आप लोग, देखो कैसे। देखो ये जो पहली इक्वेशन आपने निकाली है, इस इक्वेशन से अगर ये log बेस e है तो आपको पता है ना कैसे कन्वर्ट करना है? अरे आपको ये पता है ना, log बेस e इज इक्वल टू क्या होता है? 2.303 log बेस 10, ये पता है ना? तो ये log बेस e को कन्वर्ट कैसे करोगे? तो ये हो जाएगा 2.303 log बेस 10 RT इज इक्वल्स टू 2.303 log बेस 10 R नॉट माइनस में KT, माइनस में KT। मैं तुम्हें बताऊंगा याद क्या करना है,
पर मैं बता रहा हूं तुम्हें कि इक्वेशन कैसे निकालो। कंफ्यूज कर रहा हूं क्या मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूं क्या? अबे निकम्मो, क्या बेवकूफ हो यार तुम यार। यहां तक समझ में आया तुम्हें? अगले बोर्ड में समझाऊं तुम्हें दोबारा। यहां तक समझ में आया तुम्हें कि एक इक्वेशन मैंने ये निकाल दी और एक इक्वेशन में यहां से क्या निकाल सकता हूं? लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? याद है? लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन लॉग बी। लॉग ए क्या है? आर नॉट और बी क्या है? आर टी। अरे ये याद है ना, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम डिवाइड बाय लॉग एन हो जाता है। तो ये आ गया इज इक्वल टू क्या हो गया? के टी इज इक्वल टू के टी। अभी लॉग बेस ई है तो इसको लॉग बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो ऐसे कन्वर्ट करोगे, कैसे? 2.303 लॉग बेस 10, लॉग बेस ई को लॉग बेस ई इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 हो गया कन्वर्ट। तो ये आ गया 2.303 लॉग बेस 10। अब यहां पे क्या आ गया? आर नॉट डिवाइड बाय आर टी, आर नॉट डिवाइड बाय आर टी इज इक्वल टू के टी। यहां से अगर कोई आपसे टाइम बोले या के बोले तो आप क्या लिखोगे? के इज इक्वल टू में 2.303 लॉग बेस 10, इसके नीचे टी और यहां पे क्या आ जाएगा? आर नॉट बाय आर टी। ये हो गया। एक फॉर्मूला आपको ये भी याद करना है। अरे याद तो आप, यही इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की जो आपको याद करनी है। सिर्फ एक इक्वेशन जो आपको फर्स्ट ऑर्डर की याद करनी है वो ये है, जो याद करनी है वो ये है। सवाल कहां कहां से आ सकता है वो मैं अब बताने जा रहा हूं, पर आपको याद ये करनी है क्या? k इज इक्वल टू 2, दिमाग में डाल लो इसे 10 बार लिख लेना। k इज इक्वल टू में 2.303 लॉग बेस 10 डिवाइड बाय t इंटू में आर नॉट बाय आर टी। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? अरे यहां तक कोई डाउट नहीं। ये मैंने बता दिया, आर नॉट माइनस लॉग बेस 10 ये आर टी, ये आ गया। क्लियर है? अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि सवाल कैसे कैसे, ग्राफ कैसे कैसे आ सकता है। बराबर है? पहले ये नोट कर लो एक बार फटाफट से बेटा। शाबाश, हो गया? हो गया? रफ कर दूं? रफ कर दूं? यस यस। अब देखो, अब ग्राफ का सवाल सुनो कि ग्राफ कैसे कैसे आ सकता है। देखो अरे यार याद इसको करना है यार, ये तुमने वो याद कर रखा है आर नॉट माइनस आर टी इज इक्वल टू के टी, जीरो ऑर्डर में। आपको ये याद करना है के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय टी इनटू में लॉग बेस 10 आर नॉट बाय आर टी। बराबर है? यस। अब ध्यान सुनो, पहला मैं इस इक्वेशन को देख रहा हूं, ध्यान से सुनो। ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, वो किसी का भी ग्राफ बनाने को बोल सकता है, किसी का भी ग्राफ। देखो तो लॉग बे, देखो आर नॉट तो कांस्टेंट है, आर नॉट कांस्टेंट है। तो अगर इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, देखो पहला ग्राफ क्या बन जाएगा? लॉग आर टी, लॉग, ये हमें पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है? लॉग आर टी इज इक्वल टू में लॉग आर नॉट माइनस के टी, माइनस के टी। ये है, याद करो इसे ग्राफ। अगर आप फर्स्ट जीरो ऑर्डर का भी निकालोगे तब भी सेम है। अरे कंफ्यूज मत होना यार निकम्मो यार, बहुत आसान है यार बेटा, बहुत आसान है। देखो क्या इसको मैं पहले लिख दूं ऐसे, तो ये हो जाएगा लॉग आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग आर नॉट, ये आ जाएगा। यहां से अगर मैं इसे कंपेयर कराना चाहूं तो y इज इक्वल टू क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हो गया y, ये हो गया स्लोप, ये हो गया x, ये हो गया c। कोई डाउट यहां से? अरे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो आपसे ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर कहेगा, ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर कहेगा, ग्राफ ऑफ y एक्सिस पे कौन है? लॉग आर टी, क्योंकि आर टी चेंज हो रहा है। अरे रिमेनिंग कंसंट्रेशन बदलती जाएगी ना। अरे निकम्मो, इनिशियल तो कांस्टेंट होगी यार, और टाइम बदलता जाएगा, के तो कांस्टेंट है। तो ग्राफ ऑफ लॉग आर टी वर्सेस व्हाट? टाइम। तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? देखो ये बनाया ग्राफ,
अब एक एक्स एक्सिस पे कौन है, टाइम, एक्स एक्सिस पे टाइम लिख दिया। वाई एक्सिस पे कौन है, लॉग आर टी, तो वाई एक्सिस पे लिख दिया लॉग आर टी, हाँ है ना। अब बेटा वाई इंटरसेप्ट इज लॉग आर नॉट, यानी ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव में वाई एक्सिस की वैल्यू दे रखी है कितनी, लॉग आर टी, ये हो गया ऊपर की तरफ, ये वाई एक्सिस में दे रखा कितना, लॉग आर नॉट, लॉग आर नॉट। अब इसका ये हो गया लॉग आर नॉट वाई इंटरसेप्ट। अब स्लोप नेगेटिव है, अरे निकम्मो एम स्लोप है ना, स्लोप क्या है, माइनस के, यानी ग्राफ घट रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है यानी ग्राफ क्या जा रहा है, नीचे, यानी ग्राफ कहां जा रहा है, नीचे, समझ रहे हो, भैंस की टांग। तो ये रहा, और ये इसका स्लोप क्या दे रहा है, स्लोप इज इक्वल्स टू एम इज इक्वल्स टू माइनस के, माइनस के, माइनस के। क्या यहां तक कोई डाउट, अगर वो लॉग आर टी और टाइम का ग्राफ पूछे तो आप बना सकते हो। अब वो आगे पता है क्या बोल देगा, देखो सेकंड में वो तुमसे क्या बोल देगा, अरे ध्यान सुनते रहो यार, सारे ग्राफ बताऊंगा यार, सुनते रहो। देखो वो सेकंड में तुमसे क्या बोलेगा, वो सेकंड में तुमसे क्या बोलेगा, नोट कर लिया था ना तुम लोगों ने, वो पहले वो पूरा नोट कर लेते ना। अब यहां से सुनो, देखो वो सेकंड में तुमसे क्या बोलेगा, वो सेकंड में तुमसे क्या बोलेगा, देखो अब जैसे तुमने ग्राफ बनाया इसको लेके सेकंड, मैं ये भी तो कर सकता हूं, लॉग आर टी इज इक्वल्स टू लॉग आर नॉट माइनस के टी। अब हम जानते हैं कि log बेस e इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 होता है, तो इस log बेस e को कन्वर्ट किया जा सकता है log बेस 10 में, तो ये हो जाएगा log बेस 10 आर टी इज इक्वल टू, अच्छा इसे कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना, तो 2.303 log बेस 10 आर टी। मैं ये कहना चाह रहा हूं 2.303 log बेस 10 RT, अरे ये कन्वर्ट कर दिया ना log बेस e को log बेस 10 में यार, और ये क्या हो जाएगा R नॉट, 2.303 log बेस 10 R नॉट माइनस KT। अब ये 2.303 को डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड कर रहा हूं, तो ये क्या आ जाएगा log बेस 10 RT इज इक्वल टू, अब ये जैसे ही डिवाइड में जाएगा तो ये आ जाएगा 2.303 log बेस 10 R नॉट माइनस के टी। अभी नीचे जाएगा, अरे मूर्खों ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 2.303, ये हो जाएगा 2.303। अब 2.303 तो कैंसिल हो जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं log बेस 10 RT, इस वाले को पहले लिख रहा हूं, तो क्या मैं इसको लिखता हूं माइनस के अपॉन 2.303 इंटू में टी, अरे हाँ है ना, और ये इससे डिवाइड होके क्या आ जाएगा प्लस में log बेस 10 R नॉट। एक तो तुम हो सारे निकम्मो, अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2.303 और पूरे में बे आ जाएगा, तो वही तो बात पड़ रही है। अरे इसको सिंगल सिंगल के नीचे रख दिया, मैथ्स में करते थे ना बचपन में, बचपन ही था तुम्हारा 10वीं, तो इसको नीचे रखते थे ऐसे करके, हाँ या ना, यस। अब दोबारा इसको कंपेयर करो, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वो कभी कभी तुमसे कह देगा ग्राफ ऑफ log बेस 10 RT वर्सेस टाइम। देखो तुमसे वो ये ग्राफ कहेगा और ये ग्राफ कहेगा, अंतर है। अगर वो log बेस ई RT का टाइम के साथ ग्राफ कह के स्लोप पूछ रहा है तो ये आएगा, लेकिन इस वाले में क्योंकि इसमें स्लोप क्या था, m क्या था माइनस के, लेकिन इस वाले में स्लोप क्या है माइनस के डिवाइड बाय 2.303, फर्क है। अरे लीचड़ों तुम में और मेहनत करने वालों में फर्क है, वैसे ही इन दोनों में फर्क है, तो क्या आ जाएगा ये ऐसे आएगा ग्राफ, सब सेम है, भैंस की टांग सब सेम है। वाई एक्सिस में log बेस 10 RT, मान लो रट्टा नहीं मारना है यार इसमें, यार क्या याद करेगा इसमें यार, बेसिक वाई एक्सिस में क्या है log बेस 10 इनटू में RT, और एक्स एक्सिस में क्या है टाइम। अब यहां पे y इंटरसेप्ट है log बेस 10 R नॉट, यह आ गया, एक तो साला इसको यहां रख रखा है साला, log बेस 10 RT
वाई एक्सिस है log बेस 10 आर नॉट, वाई एक्सिस। अब क्या है, स्लोप नेगेटिव है और स्ट्रेट लाइन का है, तो गिरेगा गिरेगा गिरेगा, तुम्हारा दिमाग की तरह गिरेगा ये, बराबर है। और इसका स्लोप क्या दे रहा है, इसका स्लोप है m, जो कि कितना है -k/2.303, खत्म। तो वो तुमसे देख लेना भैया किसका ग्राफ दे रखा है और किसका स्लोप पूछ रहा है। क्या कभी बोल सकता है ऐसा, मतलब ऐसा कुछ कुछ भी बोल सकता है यार, सवाल बनाने को तो कुछ भी बना सकता है यार, हाँ है ना यार, उसकी मर्जी यार, हाँ है ना यार। और मैं कह रहा हूँ कि ऐसे 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 आपको फॉर्मूला वो वाला याद रखना है, log बेस 10 वाला, वो वाला k = 2.303 log बेस 10 r नॉट बाय rt डिवाइड बाय k, बराबर है यस, डिवाइड बाय t, बराबर है यस। ये फटाफट से नोट कर लो। एक और, जब इतना ग्राफ तुमने जान ही लिया तो एक और सुन लो यार, वीडियो वगैरह सब सही चल रहा है, यस यस। तो फटाफट एक बार इसको नोट कर लो, 1 समझ समझ के करना, और बेसिक है यार, एक फॉर्मूला पता होना चाहिए साला यार, बस मल्टीप्लाई करना है। देखो एक तीसरा, भैया तीसरा भी है, अरे है कुछ नहीं, पर अपन लोग कवर कर रहे हैं कि सवाल कहीं से छूटे ना हमारा यार बोर्ड में यार। देखो यार एक तीसरा, क्या तुम्हें ये फॉर्मूला पता है, 2.303 log बेस 10 आर नॉट बाय आर टी इज इक्वल टू के टी। अरे यहां से टी नीचे था, ऊपर कर दिया, वापस भेज दिया उसको, हाँ या ना, हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो ये log बेस 10 के साथ हो गया, किसके साथ हो गया, log बेस 10 के साथ। अगर इसको सिंपल लिखना चाहूं मैं तो इसे लिख सकता हूं log बेस 10 आर नॉट बाय आर टी इज इक्वल्स टू k डिवाइड बाय 2.303 इंटू में t। अरे इसको नीचे भेज दिया। अरे ये इक्वेशन वही है ना जो तुमने अभी याद करी थी यार, हाँ है ना यार, हाँ वही इक्वेशन है यार जो तुमने अभी याद करी थी यार। गलत कह रहा हूँ क्या मैं, नहीं। अब अगर तुमसे वो कह दे, वो तुमसे कह दे कि log बेस 10 का ग्राफ बनाओ, ग्राफ ऑफ, अब देखो कंपेयर कैसे करो, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे c है नहीं तो c हट गया, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एक्स पे हो गया टाइम, स्लोप हो गया ये हो गया ये, c जीरो है यानी ग्राफ जीरो से स्टार्ट होगा इस बार। तो उसका ग्राफ कैसा जाएगा, इस बार c नहीं है तो ग्राफ जीरो से जाएगा। और तुम ऐसे ही बोल सकते थे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, तो डायरेक्ट खींच दो कि एक तरफ हो गया log बेस 10 आर नॉट बाय आर टी और एक तरफ हो गया क्या, टाइम। तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन, खत्म। अरे समझो बात को, समझो यार, ये ग्राफ ऐसा क्यों जा रहा है, ये ऐसा क्यों जा रहा है, बेसिक मैथ है यार, कि भैया इसमें क्या है, log बेस आर नॉट बाय आर टी का टाइम के साथ क्या ग्राफ जाएगा, ऐसा जाएगा। पर साला इसका क्या जाएगा, ऐसे जाएगा। कंफ्यूज कर दिया क्या मैंने? अगर इसमें भी तुम इतना स्लो के बाद भी कंफ्यूज हो, तुम्हारी गलती, मेरी गलती नहीं है, बराबर है, हाँ है ना। अब बताओ यार, है ना, इसका स्लोप क्या है, के बाई 0.2, इतना डीप नहीं पूछेगा कभी, पर कभी पूछ ले यार, क्या दिक्कत है यार, हाँ है ना। नोट कर लो इसको, शाबाश। एक और बना सकता हूँ, बनाने को तो मैं, कैसे, यहाँ पे log बेस 10 की जगह अगर सोचो log बेस e होता तो यहाँ पे स्लोप k होता, बस 2.303 नहीं आता ना, log बेस 10 2.303 को, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, log बेस e, log बेस e के साथ स्लोप क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, बस बात खत्म, हाँ या ना, हाँ। तो ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। आपको जो फॉर्मूला याद होना चाहिए वो ये वाला है, ये वाला है, बराबर है। अब हम देखने जा रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर, बराबर है, इसको नोट कर लो। देखो भैया, ठीक है,
आओ भाई, अगला जो हमारा यहां से टॉपिक उठता है वो है हाफ लाइफ पीरियड। चल रहा है? हाँ, हाफ लाइफ पीरियड। देखो, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर, नहीं फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड। देखो क्या कहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड, ये कहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड कि हमारे पास है आर नॉट क्या होता है बेटा, या मैं ऐसे लिख दूं इनिशियल कंसंट्रेशन। पहले फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला क्या होता है, आर, ढंग से लिख लो भाई, T इज इक्वल टू में 2.303 बाई के। अरे मैंने अभी लिखा था ना K अपॉन में ये, अब मैं ऐसे लिख दूं, अरे बात तो एक ही है यार, log बेस 10 इनटू में आर नॉट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय आर टी की कंसंट्रेशन। यहां तक कोई डाउट नहीं? अरे K इधर था, T इधर था, मैंने उधर भेज दिया यार, क्या दिक्कत है, हाफ लाइफ निकालो, T निकालो तो उधर भेज दिया यार। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर टी, जिसे हम कहते हैं, वो क्या हो जाती है, हाफ लाइफ पीरियड, जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या हो जाए, आधी हो जाए। अरे यार ध्यान नहीं है यार, ध्यान दो ना यार, आर टी क्या हो जाए, आधा हो जाए, आर नॉट डिवाइड बाई 2, कोई डाउट नहीं। अब यहां से रिमेनिंग कंसंट्रेशन आ गई, इनिशियल कंसंट्रेशन आ गई। अब हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हमारे पास, हम टाइम को क्या बोल देते हैं, टी हाफ, कोई डाउट नहीं, टाइम को टी हाफ बोल दिया। तो अब नाउ इसमें सारी वैल्यू पुट करो, टी की जगह टी हाफ आ जाएगा 2.303 बाई के एंड लॉग बेस 10, आर नॉट तो आर नॉट है जी, और आर टी कितना है, आर नॉट बाई 2, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, यस, तो टी हाफ क्या आ जाएगा, 2.303 डिवाइड बाई के इनटू में लॉग बेस 10, 2 ऊपर, लॉग बेस 10 2, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, लॉग बेस 10 2 बचेगा। लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के इनटू में 0.3010, लॉग बेस 10 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। तो अब बेटा याद रखो, इसको मल्टीप्लाई करके, याद रखना है, इसको मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करके टी हाफ आएगा हमारे पास 0.693 डिवाइड बाय के। ये हमारे पास आया क्या, टी हाफ। उसका टी हाफ कितना आया था, जीरो ऑर्डर का, टी हाफ इज इक्वल टू में आर नॉट डिवाइड बाई 2k। वो टी हाफ आर नॉट पे डिपेंड कर रहा था, ये टी हाफ आर नॉट पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो बेटा यहां से हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ आएगा ना, इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यस। अरे याद है, इसका टी हाफ नहीं कर रहा पर इसका रेट ऑफ रिएक्शन करता है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं करता पर उसका टी हाफ करता है। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा, ग्राफ ऑफ टी हाफ वर्सेस आर नॉट। तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, एक तरफ हमारे पास आ गया आर नॉट और एक तरफ हमारे पास आ गया टी हाफ, हाँ या ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ
इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के, तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन को तुम कितना भी बढ़ा लो, टी हाफ क्या रहेगा, कांस्टेंट, टी हाफ क्या रहेगा, कांस्टेंट, बराबर है। इसका ग्राफ ना ज्यादा बेहतर ऐसे बन सकता है, मतलब ऐसे ही बन जाता, पर मैं बता रहा हूँ, अरे वैसे ही बना दूंगा यार। आर नॉट एक तरफ हो गया, आर नॉट एक तरफ हो गया, टी हाफ, यानी आर नॉट की कंसंट्रेशन को कितना भी बढ़ा लो, टी हाफ क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो टी हाफ ऐसे रहेगा, टी हाफ रहेगा कांस्टेंट। अच्छा अगर ये ऐसे होता, ये इधर होता, तो ये ऐसे जाता ऊपर को, कि आर नॉट की कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ा लो ऐसे सीधे, टी हाफ क्या रहेगा, कांस्टेंट, बराबर है। यस यस यस, ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट नहीं, ओके, तो फटाफट इसको नोट करो। हो गया बेटा, ये क्लियर है, हाँ है ना, फटाफट इसको नोट कर लिया तुम लोगों ने। अब मैं आप लोगों को एक सवाल देने जा रहा हूं, मतलब एनसीईआरटी के सवाल हैं, वही करेंगे हम लोग, देखो, और देखना आपसे सारे सवाल बन जाएंगे, सारे सवाल। आपको बस दो फॉर्मूले, एक तो टी हाफ का पता होना चाहिए और एक उसका पता होना चाहिए, के इज इक्वल टू में या टी इज इक्वल टू में लॉग बेस 2.303 डिवाइड बाय के लॉग बेस 10 आर नॉट बाय आर टी। यस, बस 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 इतना ही पता होना चाहिए आपको। एनसीईआरटी का पहले वीडियो को पॉज कर लो एक बार, वीडियो को बिल्कुल पॉज कर लो, बिल्कुल पॉज कर लो, और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 आपसे होना चाहिए, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 आपसे होना चाहिए, एग्जाम्पल नंबर 5, जिसमें N2O5 मैं नहीं करवा रहा इस सवाल को क्योंकि आपसे हो जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, ओके। मैं आप लोगों को करा रहा हूं 5, आप लोग कर लीजिए एक बार 5, एग्जाम्पल नंबर 5, 6 आपसे नहीं होगा, 6 मैं बाद में कराऊंगा लास्ट में। 5 के बाद 7, एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 7 ये नोट्स में करने हैं, नोट्स में, एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल 7, बराबर है। यस, एग्जाम्पल नंबर 8, अरे यार जो मैं बोल रहा हूं ना उस तरीके से करना, पहले 5 करना है, फिर 7 करना है, फिर 8 करना है। और जहां तक मुझे दिक्कत समझ में आ रही है कि 8वें में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, 8वां एग्जाम्पल मैं करा रहा हूं, देखो पहले ये दोनों कर लो, 5 और 7 वीडियो को पॉज करके यार आंसर निकाल लो अपना यार, तब जाके करूंगा यार, वहां भी ऑफलाइन में भी यही सब बच्चों ने किया था यार। आंसर नंबर, एग्जाम्पल नंबर 8, अगर आपको लग रहा है कि आप एग्जाम्पल 8 कर सकते हो तो ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं करवा रहा हूं, क्योंकि इसके जैसा एक और सवाल है बैक एक्सरसाइज में, उसको करना। आप देखो एग्जाम्पल नंबर 8, show that in a first order reaction, example number 8, show that in a first order reaction time required for completion of 99.9% is 10 times of half life, t half of the reaction। कह रहा है show that, और एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, show that first order, order of reaction दे रखा है, given है, given that order of reaction, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 दे रखा है, शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99%, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9%, कह रहा है 99.9% रिएक्शन को होने में जितना टाइम लग रहा है, 99.9% रिएक्शन को होने में जितना टाइम लग रहा है वो 10 टाइम्स है टी हाफ का। ये प्रूव करना है तुम्हें, ये तुम्हें प्रूव करना है कि अरे टाइम ये टी है, ये टी है और ये टी हाफ है, 10 टाइम्स है, बराबर, ये प्रूव करना है। आओ कैसे करेंगे, देखो 99.9% रिएक्शन कंप्लीशन की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है 99.9% रिएक्शन की कंप्लीशन की। वीडियो ऑन है? यस यस, 99.9% रिएक्शन कंप्लीशन की बात कर रहा है। देखो सबसे पहले वी नो दैट क्या होता है बेटा, T इज इक्वल्स टू क्या होता है, T इज इक्वल्स टू क्या होता है, T इज इक्वल्स टू होता है, या ऐसे लेट कर लो पहले, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन, या ऐसे लिख देता हूं फॉर 99% कंप्लीशन, फॉर 99.9% कंप्लीशन। पहले मैं इस वाले केस को निकाल लेता हूं, फॉर 99.9% कंप्लीशन। देखो
क्या हो जाएगा, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट हो गई, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट हो गई, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, जिसे हम आरटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरटी। बताओ क्या हो जाएगा, दिमाग लगाओ। अगर 99.9% रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन चुका है तो बचेगा कितना, अरे बचेगा कितना, तो बचेगा कितना, बचेगा कितना 0.1%, यही बचेगा ना, 1 और 9 10, हाँ यही तो बचेगा 0.1% ऑफ आर नॉट। अरे ये बात याद है ना कि ये जितना खर्च होता है उसका ये उतना कम बचता है यार। अरे ये बात याद है ना कि ये अगर 70% कंप्लीशन होता तो ये 30% ऑफ आर नॉट होता, तो आर टी क्या आ जाएगा, अरे आर टी क्या आ जाएगा बे, 0.1 डिवाइड बाय 100 ऑफ आर नॉट, 100 ऑफ आर नॉट, ये आ जाएगा। तो यहां से पॉइंट हटेगा, नीचे एक और जीरो लग जाएगा, क्या लग जाएगा, जीरो। तो आर टी क्या आ जाएगा, 1/1000 आर नॉट। ये हो गया, हाँ है ना, यस। समझ में आई बात। रिमेनिंग कंसंट्रेशन बे 99.9% कंप्लीट हो चुका है, तो बचेगा कितना, इतना यार, 1/1000 मतलब 0.1%। अब ना हो टी का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 log base 10 आर नॉट डिवाइड बाय आर टी डिवाइड बाय के। ये फॉर्मूला होता है टी का, ये फॉर्मूला क्या होता है टी का, ये फॉर्मूला होता है टी का। तो अब इसमें पुट कर दो, तो टी क्या आ जाएगा, टी किसका, 99.9% कंप्लीशन का, तो टी 99.9% कंप्लीशन का क्या आ जाएगा, 2.303 डिवाइड बाय के लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 इनटू में आर नॉट, तो आर नॉट है जी, डिवाइड बाय आर टी कितना है, 1/1000 ऑफ आर नॉट, तो 1/1000 ऑफ आर नॉट, तो ये आ गया। आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, 1000 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, टी 99.9% इज इक्वल्स टू में 2.303 डिवाइड बाय के इनटू में लॉग बेस 10, लॉग बेस 10, 1000 आ जाएगा यहाँ पे। अरे आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, 1/1000 से 1000 ऊपर चला जाएगा यार, 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3, तो ये आ जाएगा टी 99.9% इज इक्वल्स टू में 2.303 डिवाइड बाय के इंटू में लॉग बेस 10, इंटू में लॉग बेस 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 की पावर 3, 3 बाहर आ जाएगा, पता है ना n की पावर n बाहर आ जाता है, तो क्या आ जाएगा t 99.9% इज इक्वल्स टू 2.303 बाय k इंटू में 3 बाहर आ गया, लॉग बेस 10 इंटू में 10, 10 बचेगा। लॉग बेस 10 इंटू 10 की वैल्यू क्या होती है, 1, क्या होती है 1, तो ये पता है ना, लॉग बेस 10 इंटू 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या हो जाएगा t 99.9% इज इक्वल्स टू में, ये 3 को इधर मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आ जाएगा 6.909, 3 दिया 9, 3 0, हाँ बाय के, ये आ गया, इसको बोल दो 1, क्या बोल दो 1, 6.9 आ गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, t 99.9% इज इक्वल टू में 10 इंटू में 0.69 डिवाइड बाय के। अरे मैं 6909 को नहीं लो यार 69 पकड़ रहा हूं मैं, बस बराबर है, तो 10 इंटू में 0.69 डिवाइड बाय के। अरे लिख सकता हूं इसको मैं, ये हो गया 1। अरे यहां से 10 अलग निकाल दिया यार, 0.69 डिवाइड बाय के। अब वी नो दैट टी हाफ क्या होता है 0.69 बाई के। भैया आपने तो 693 लिखवाया था, अब क्या करें, 3 नहीं आ रहा है, 69 आ रहा है ना, बात खत्म, ये हो गया सेकंड। तो 0.69 बाई के को मैं क्या लिख सकता हूं, टी हाफ, तो ये क्या आ जाएगा टी 99.9% इज इक्वल टू में 10 इंटू में टी हाफ, तो हो तो गया, यही तो प्रूफ करना था, टी 99.9% 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ, ये हो गया प्रूफ, बराबर है, यस।
अच्छा ये थोड़ा ये वाला सवाल आप करोगे ना, थोड़ा इसको भी नोट्स में करना है। अब 1 मिनट रुक जाओ जरा, 1 मिनट रुक जाओ, वीडियो ऑन है? यस यस। अब इस सवाल के बाद ये आपने एग्जांपल 8 कर लिया, इसके बाद आपको बैक एक्सरसाइज पे आना है। किस पे आना है? बैक एक्सरसाइज पे। एक बार बैक एक्सरसाइज पे आओ। अरे बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पहले करना है आपको 19। क्वेश्चन नंबर 19 करना है पहले आपको बैक एक्सरसाइज का, और ये आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 एक बार 19 को पढ़ो। 19 बैक एक्सरसाइज का, ये बैक एक्सरसाइज है, बैक एक्सरसाइज का 19। 40 मिनट टाइम दे रखा है, 40 मिनट कैलकुलेट टी हाफ करना है, तो ये टाइम दे रखा है 40 मिनट। 30% डिकम्पोजिशन का मतलब है कंप्लीशन की बात कर रहा है वो, तो बचेगा कितना? 60%। टी आर टी कितना बचेगा? 60/r0 ना यार, 60/100/r0 ना यार, है ना यार? ये तो आसान सवाल है यार, बराबर है ना? यस। तो 19 करना पहले, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 करना। 18 भी आपसे हो जाएगा। वो कह रहा है प्रूव करो 99% 90% का ट्वाइस है, जो भी है। तो दोनों को निकालना सेम ऐसे करना है, दो 99% निकालो एक बार और 90% निकालो, आपको खुद ही दिख जाएगा कि ट्वाइस आ रहा है वो, बराबर है? तो ये सवाल इन दोनों में से, इन सब में से जो भी ना हो वो मेरे को मैसेज कर देना, मैं कल करवा दूंगा, बराबर है? जो भी डाउट हो, क्लियर है? और आज का आपका होमवर्क है, ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर। आज का आपका होमवर्क है कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज दोनों करना है। हेलो एल्केन की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, हेलो एरीन की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, दोनों होमवर्क है, बराबर है? यस। और ये सारे सवाल नोट्स में कर लेना। ये सारे सवाल कहाँ कर लेना? नोट्स में। ओके, टेक केयर, बाय बच्चा। संडे टेस्ट है फिजिक्स का।